मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिक्षा विभाग में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको उत्तराखंड लेक्चरर की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको UKPSC द्वारा कंडक्ट कराए गए सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करा रही हूँ। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2021 का जो पेपर हुआ था उसका GS पार्ट सॉल्व कराऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो फर्स्ट का C आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है, 326। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड का A ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगर इसमें राज्य की जगह पे संघ लोक सेवा आयोग होता तो भारत के राष्ट्रपति करेक्ट हो जाता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट में लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो 6 का हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। ये शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो A करेक्ट हो जाएगा, 1/4 सदस्य, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो किसी भी सदन में लाएं, लेकिन 1/4 सदस्य के सिग्नेचर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा? बलवंत राय, अशोक मेहता और LM सिंघवी समिति और GVK राव समिति। तो इसमें सबसे पहले आएगा बलवंत राय समिति को, हम इसमें थर्ड नंबर को सबसे पहले लेते हैं। फिर उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति फोर्थ, फिर GVK राव समिति फर्स्ट, उसके बाद आएगा सेकंड। तो कौन सा है? थर्ड, फोर्थ, 1 और 2, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद BK राव समिति, फिर है LM सिंघवी समिति। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर राष्ट्रपति होता है इसमें तो 1, 2, 3 123, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया था? संशोधन किया था प्रस्तावना में। अब है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है, B करेक्ट हो जाएगा 11वें का। 12वां देखो,
निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो 61वां संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 14वें का हो जाएगा आंध्र प्रदेश अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारत कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है? यह है उत्तराखंड। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है, यह है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो 17 का हो जाएगा 21.54%। सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती, यानी कि 80 की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? यह है क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी, नागालैंड में 80 की जनसंख्या नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। 19वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है? तो ए इसका करेक्ट है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 20वें का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो रानीगंज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे रानीगंज कौन से स्टेट में है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 22, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 22वें का करेक्ट हो जाएगा, नोएडा में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो काका साहब कालेलकर ये पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेक्ट है, काका साहब कालेलकर। उसके बाद है 24, नजला बाडेन रमदाने किस वर्ष की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी? ये हुई थी ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? 25 का करेक्ट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो यह है तेलंगाना ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी जापान में। उसके बाद है 28, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46 थी, लेकिन अभी आएगा 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 40। भारत की कौन सी रैंक है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की अभी की रैंक है 2023 में, ये है 40वां रैंक। ठीक है, जबकि इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का 40वां रैंक है 2023 में। ठीक है, उसके बाद है FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ई वेस्ट से
निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। 31 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स क्या है? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना था? ये बना था भुवनेश्वर, उड़ीसा। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो ये इसका ब्रांड का नाम है सोन चिरैया। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ये ब्रांड है, इसका नाम है सोन चिरैया, यानी कि 33 का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एकानयाजन यंत्र है जो नियोजन प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। तो नदी घाटी परियोजना हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? तो 34 का हो जाएगा 1978, बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सुनील जो लुल्ला के इस्तीफे के बाद, ये वैसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन इस्तीफे के बाद जो ब्रॉडकास्ट चला के इस्तीफे के बाद जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो 35 का हो जाएगा बी नकुल चोपड़ा को। उसके बाद है कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था HCL फाउंडेशन ने माई ई हार्ट। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष अभी भी वही हैं, कौन है? जून 2021 में ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे सत्या नडेला, अभी भी यही होंगे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? ये किया गया था आंध्र प्रदेश में, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए? तो ये हैं गोविंद बल्लभ पंत, भारत रत्न से सम्मानित। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो रम्माण को विश्व विरासत किस वर्ष घोषित किया गया था? 2009 में। 42 का ए। गणिका नाटक के लेखक कौन है? गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो ये मौलाराम है, गणिका नाटक के लेखक। उसके बाद देखिए 44 में अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं, मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं अवतार सिंह पवार? यह एक मूर्तिकार हैं, अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार। उसके बाद नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ये हुए थे हमारे 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। फिर है 46 क्वेश्चन है आपका। 46 है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में अभी भी यही है, लेकिन किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? यह है कोपनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर 2023 में भी यही है। लेकिन ये कोपनहेगन क्या है? यह है डेनमार्क की राजधानी, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है कोपनहेगन। और दूसरा नंबर पर कौन है? कनाडा का टोरंटो शहर। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा का टोरंटो शहर दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है, ये कनाडा का एक शहर है। और तीसरे नंबर पे है सिंगापुर। तो सबसे सुरक्षित शहर कौन है? यह है कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी। दूसरे नंबर पे टोरंटो जो कि कनाडा का एक शहर है, और तीसरे नंबर पे है सिंगापुर। उसके बाद है 47, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद ये कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत।
47 का बी। उसके बाद है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? ये किसको दिया था? 48 का क्या होना चाहिए इसमें? बी, गंगा नदी को। वैसे उत्तराखंड में सभी नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन सबसे पहले किसको दिया गया था? गंगा नदी को। उसके बाद है 49 में पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कुड़िंद। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुड़िंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? तो कालसी सबसे प्राचीन अभिलेख है उत्तराखंड में प्राप्त। उसके बाद 51 में देखो, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चमोली। और सबसे कम किसका है? चंपावत। चंपावत का क्षेत्रफल सबसे कम है और सबसे अधिक किसका है? चमोली का। उसके बाद देखो, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो 52 का ए, गोरान पैस्केलेविच ने देवभूमि का निर्देशन किया था। उसके बाद उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? 95, ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ऋषभ पंत है, उन्मुक्त चंद भी है, जसपाल राणा भी है, लेकिन ललित उपाध्याय ये उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अच्छा, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ललित उपाध्याय इसमें सही हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन है। 55 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गोविंद वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 को हेली नेशनल पार्क, जो कि अभी कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? तो किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? 57 का क्या हो जाएगा? बी, रूपकुंड ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति पिथौरागढ़ में निवास करती है। उसके बाद है रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा? तो 59 का 2016 में रम्माण को उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में बनाया गया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद इनमें से कौन सा है? तो सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री सबसे लंबा हिमनद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो 62 का हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी, ये पुरुषार्थ के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड के किस जिले का नाम उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है तो रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ई सरमन ओकले होली हिमालय पुस्तक के लेखक थे। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो महेंद्र चंद। अब आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, उनमें कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 66 में देखो, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो यह है अजयपाल। आदिनाथ औ से अजयपाल, ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो 1900 में देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा। उसके बाद देखिए 68, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो ये हो जाएगा सी, भिलंगना। भिलंगना का उद्गम स्थल है खतलिंग हिमानी। अब इसमें है मंदाकिनी का उद्गम स्थान केदारनाथ के निकट चौड़ाबाड़ी नामक स्थान में, यानी केदारनाथ के
निकट में चौड़ाबाड़ी नामक स्थान से निकलती है कौन? मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो मंदाकिनी आपको पता है ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी मिलकर। तो मंदाकिनी चौड़ाबाड़ी से निकलती, पिंडर आपको पता है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद देखो उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो 69 का क्या हो जाएगा? लोक रत्न गुमानी पंत जो थे, पंत गुमानी लिखा, गुमानी पंत, ये कौन थे? खड़ी बोली के पहले कवि उत्तराखंड के। उसके बाद शिव प्रसाद डबराल जो चारण के नाम से जाने जाते हैं, कौन है? ये एक इतिहासकार है। शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार हैं। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी है? कामेत, जो कि कहाँ पर है? चमोली में। पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, और दूसरी कामेत, कामेत भी है चमोली तिब्बत के नज़दीक। उसके बाद इनमें से किस जंतु में 3 हृदय तथा नीला रक्त होता है? तो ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं इसमें, और इसका रक्त कैसा होता है? नीला होता है। फिर अगला है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता क्रम। तो सबसे कम उसमें कार्बन होता है, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बढ़ता हुआ क्रम पूछा है आपसे। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस। 75 में देखो निम्न में से कौन सा दाब, दाब क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, F/A। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो लंबाई, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, इन सभी पर क्या करती है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अनावत बीजी का सबसे विकसित गुण क्या है? यह है नीटेल्स। क्वेश्चन नंबर 77 का सी। बीज विकसित होता है बीजांड से, बीज विकसित होता है बीजांड से। मानवों में रक्त स्राव की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के। ए से आपको पता है रतौदी, डी से रिकेट्स सूखा, और ई से क्या होता है? ई से आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है, तो विटामिन ई की कमी से। लेकिन यहाँ कहा है रक्त स्राव की बीमारी, अगर कहीं पर चोट लग गई है तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है, बहते ही चले जाता है। तो ये जो कमी है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, तो ये होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए यह आंशिक निर्जीवीकरण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो 81 का करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रोफेज में। क्वेश्चन नंबर 80 में दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए। हाँ सही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 82, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपकी प्रोटीन की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? तो ये है रैम। रैम क्या प्राथमिक मेमोरी है। उसके बाद देखो म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? म्यूकरमाइकोसिस रोग होता है ये कवक के द्वारा। हाफ बाइट कहलाती है एक निब्बल, हाफ बाइट एक निब्बल। 86 में देखो निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीकी है? तो LTE ये चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीकी है। 86 का कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 87 में देखो आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं, ये होते हैं सिलिकॉन के। सी करेक्ट ऑप्शन। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ये ऐरण अभिलेख, बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। किसका? 88 का। उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो 89 का हो जाएगा जिमुत वाहन, बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था?
तो गोंडो फडनीस किस राजवंश का था? पहलव राजवंश का शासक। उसके बाद देखो, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया। और जिस किसी को लेक्चरर मैथ्स की तैयारी करनी होगी वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी पेपर सॉल्व करवा दूंगी पिछले बार की, क्योंकि मैं खुद ही लेक्चरर मैथ्स हूँ तो मैं आसानी से उसको आपको सॉल्व करवा सकती हूँ। और तैयारी करनी हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष थे? ये थे दबीर। दबीर आधुनिक, मतलब उस समय शिवाजी के अष्टप्रधान में जिसको दबीर कहा जाता है, अभी के टाइम में उसको हम विदेश सचिव कह सकते हैं, ये बात कहना चाहते हैं। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में, एक करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। फिर है 96 में धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये तो 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। ये शाहजहाँ के सिंहासन के लिए, मतलब शाहजहाँ का जो सिंहासन था उनके लिए, दोनों भाइयों के बीच, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ये धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो थे, ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग। किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई थी? रामचरितम। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 98 का। फिर है 99, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो कौन सा समाचार पत्र होता था तमिल में? स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम तमिल में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये हमने जीएस पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट लेके आऊँगी उसमें रीजनिंग और मैथ्स सॉल्व करेंगे। थैंक्स।